Welcome dear students. Today's question is define angle of friction and angle of repose. So angle of friction क्या होता है? It is the angle made by resultant of force of limiting friction and normal reaction with the normal reaction. क्या है ये? It is a angle किसके बीच में? दो लाइंस के बीच में एंगल होता है, आपको पता है। तो उनमें से एक लाइन क्या होगी? एक लाइन होगा आपका नॉर्मल रिएक्शन और दूसरी लाइन होगी आपकी रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, जो नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ कितना एंगल बनाता है उसे हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, सो डायग्राम में समझते हैं। लेट अस से दैट ये हमारे पास एक ग्राउंड है, सरफेस है हॉरिजॉन्टल, और इसके ऊपर हमने ये एक ऑब्जेक्ट रखा है और ये इसका वेट है W, जो डाउनवर्ड एक्ट करेगा हमेशा ही। ठीक है, तो वेट के ठीक ऑपोजिट हॉरिजॉन्टल सरफेस पर अपवर्ड डायरेक्शन में इसका नॉर्मल रिएक्शन R होगा। लेट अस से ये आपकी अप्लाइड फोर्स है और या आप ये बोल सकते हैं कि इस तरफ को मोशन जो है वो अप्लाई होगी, ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो मोशन के ऑपोजिट एक्ट करेगा। सो लेट अस से दैट ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, जिसे आप लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन और रिजल्ट नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है, ठीक है, कैसे निकालेंगे? इन दोनों का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से निकाला जा सकता है। लेट अस से दैट इसके पैरेलल हमने यहाँ पे लाइन लगा दी और इसके पैरेलल यहाँ पे लगा दी, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया। तो यहाँ से ये इनका क्या हो गया बच्चों? ये इसका रिजल्टेंट हो गया। तो इस रिजल्टेंट और ये रिजल्टेंट है किसका? फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। ये इन दोनों का रिजल्टेंट है और ये आपका नॉर्मल रिएक्शन है। तो इनके बिटवीन जो एंगल होगा उसे आप लोग एंगल थीटा, दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। ठीक है, अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर बहुत इजी होता है। देखिए R इज इक्वल टू mg रहता है, नॉर्मल रिएक्शन R इक्वल टू mg होता है। अब हम इस अब इसको आप ध्यान से देखें तो लेट अस से दैट ये पॉइंट हम A ले लेते हैं, ये D ले लेते हैं और ये पॉइंट हम O ले लेते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये एंगल थीटा है और ये हम लोग एंगल 90 डिग्री का सपोज करें तो ये आपका बेस हो जाता है और ये परपेंडिकुलर हो जाता है। तो यू नो वेरी वेल दैट परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है वो tan होता है, दैट इज tan थीटा। तो परपेंडिकुलर आपका AD है यहाँ पर, ठीक है, और बेस आपका AO है यहाँ पर। तो ये आपका यहाँ पर tan थीटा हो जाएगा। बट AD इक्वल टू OB बोल सकते हैं आप यहाँ पर, FS के इक्वल है, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इन प्लेस ऑफ AD आप लोग FS मैक्सिमम लिख सकते हो अपॉन AO नॉर्मल रिएक्शन है, इसे आप R लिख सकते हो। सो दिस इज इक्वल टू tan थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल टू FS मैक्सिमम अपॉन R। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है FS मैक्सिमम अपॉन R इज इक्वल टू tan थीटा। बट हम लोगों ने स्टडी किया है कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू S इंटू R, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होती है और प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो म्यू S आता है। तो जब और यहाँ से आप देखें तो FS अपॉन R म्यू S आ सकता है, या इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें आप लोग
तो आपको मिल जाएगा म्यू एस आर अपॉन आर इज इक्वल टू टेन थीटा। आर से आर कैंसिल हो जाता है तो आपके पास रह जाता है म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा। दैट इज कि टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो नोट्स आप यहाँ से ले सकते हो। वीडियो के एंड में मैं आपको पूरा नोट्स यहाँ पे वीडियो में शो कर दूंगा, तो आप उसे नोट कर सकते हो। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज अ एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? देखिए, द एंगल मेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन with the horizontal surface such that body placed on the plane is just about to slide down the plane is termed as the angle of a repose. Very simple. देखिए, ये हमारे पास यहाँ पर एक प्लेन सरफेस है मान लीजिए, और इस सरफेस के ऊपर हम लोगों ने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन जैसे कोई बोर्ड वगैरह रख दिया। ठीक है, अब इस बोर्ड के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा, तो ये आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। अब हम क्या करते हैं कि जो बोर्ड आपने रखा है उसे आप एक साइड से लिफ्ट करना शुरू करते हो। लेट्स से आप अपने ऑब्जेक्ट बोर्ड को लिफ्ट करके यहाँ तक ले आते हो, और आपका ऑब्जेक्ट अभी भी जो है वो रेस्ट में ही है। ठीक है, तो इस तरह से आप जैसे इसको धीरे धीरे ऊपर लिफ्ट करते जाओगे, सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपका इस बोर्ड के ऊपर रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है वो डाउनवर्ड स्लाइड करना शुरू करेगा। ठीक है, तो जैसे ही ये डाउनवर्ड स्लाइड करना शुरू करेगा, मींस इट विल बी एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग डाउन द सरफेस। उस टाइम इस हॉरिजॉन्टल सरफेस और बोर्ड के बीच में जो एंगल बनेगा यहाँ पर, उसे हम लोग एंगल ऑफ रिपोज कहेंगे। दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ रिपोज। अगर आप इस बोर्ड को थोड़ा नीचे लाओगे तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, स्लाइड नहीं करेगा, और अगर उस एंगल से थोड़ा सा ऊपर ले जाओगे तो ये स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। तो दैट एंगल एट विच ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन दिस इंक्लाइंड प्लेन बोल सकते हैं अब आप इसे, क्योंकि किसी एंगल पर इंक्लाइन किया जा चुका है। तो एंगल मेड बाय दिस इंक्लाइंड प्लेन विद हॉरिजॉन्टल सरफेस such that object placed on this inclined plane is just at the verge of moving down, नीचे चलने के कगार पर पहुंच चुका है। मीन्स थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो ऑब्जेक्ट स्लाइड करता हुआ नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो उसी को हम लोग एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पर लेट अस से दैट ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस आ जाता है, ये हमारे पास इंक्लाइन प्लेन आ जाता है, और ये मान लीजिए आपका एंगल ऑफ रिपोज अल्फा आ जाता है यहाँ पर। ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाता है जो हमने रखा है। तो ऑब्जेक्ट का जो वेट है माय डियर स्टूडेंट्स, वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो ये mg आ गया। नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है जिस पर ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो ये इसका नॉर्मल रिएक्शन r हो गया। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग डाउन, ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे स्लाइड करेगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपवर्ड एक्ट करेगी आपकी, तो ये आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगी। ठीक है, हमने यहाँ पर पॉइंट लिखा है जस्ट एट द वर्ज मूविंग डाउन, मीन्स कि वहाँ पर आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, जिसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अपने mg को रिजॉल्व करेंगे। मैं इसे थोड़ा आगे एक्सटेंड करता हूँ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी आपका अल्फा ही आएगा। क्यों आएगा अल्फा? देखिए, अगर मैं इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ इस तरह से, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, मैंने सिंगल कट किया इन दोनों लाइंस पे, और इस लाइन को डबल कट कर रहा हूं मैं, तो ये लाइन और ये लाइन, ये जो मैंने डबल कट वाली लाइंस बनाई, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो हमारे पास थ्योरम होती है कि अगर किन्हीं टू लाइंस में एंगल, मान लीजिए यहाँ पर अल्फा है, तो उनके परपेंडिकुलर में भी सेम एंगल होगा। दैट मीन्स
ये लाइन 1 है, ये 2 है, ये 1 का परपेंडिकुलर है, ये 2 का परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो 1 और 2 में एंगल अल्फा है, तो इनके परपेंडिकुलर 1 डैश और 2 डैश में भी एंगल अल्फा ही होगा। अब ये एंगल अल्फा जाता है तो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाते हैं हम W के। तो जो एंगल के साथ कंपोनेंट होता है वो कॉस होता है, तो इसे आप mg कॉस अल्फा कह सकते हो। और ये अल्फा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो साइन होता है, तो इसे आप mg साइन अल्फा कहोगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो आपका जो Fs मैक्सिमम है, मीन जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, वो mg साइन अल्फा बैलेंस कर रहा है। मतलब आप यहाँ से बोल सकते हो कि mg साइन अल्फा इज इक्वल टू Fs मैक्सिमम। ऑन द अदर हैंड ये जो mg कॉस अल्फा कंपोनेंट है वेट का, ये नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा, इसके बराबर होगा। सो mg कॉस अल्फा इज इक्वल टू r होगा। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे हम लोग, राइट से राइट साइड डिवाइड होगी, लेफ्ट से लेफ्ट साइड डिवाइड होगी, तो हमारे पास क्या बचेगा देखिए। सो हमारे पास यहाँ से mg से mg कैंसल, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा रह जाएगा। देखिए mg साइन अल्फा अपॉन mg कॉस अल्फा इज इक्वल टू Fs मैक्सिमम अपॉन r, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस tan होता है, तो ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों tan अल्फा इज इक्वल टू Fs अपॉन r। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा म्यू s होता है, तो यहाँ से भी आप लोग एक पॉइंट कर सकते हो कि एंगल ऑफ रिपोज का जो टेंजेंट होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल होता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। समझ नहीं आया तो एक बार फिर से देख लें। अब जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो इक्वल टू म्यू एस होता है उसका टेंजेंट, और टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज, ये एंगल ऑफ रिपोज है, इस बात का ध्यान रखेंगे। दिस इज एंगल ऑफ रिपोज, अल्फा इज अ एंगल ऑफ रिपोज एंड थीटा इज अ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर देखें tan अल्फा इक्वल टू म्यू एस है और tan थीटा इक्वल टू म्यू एस है, राइट साइड दोनों इक्वेशन का सेम है, तो आप बोल सकते हैं कि tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा होना चाहिए। दोनों में tan है तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू थीटा होना चाहिए। मीन्स एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो ये दोनों में रिलेशन भी आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब जहाँ तक नोट्स की बात है माय डियर स्टूडेंट्स, आप वीडियो पॉज करके नोट्स नोट कर सकते हो और इनको पढ़ भी सकते हो, समझ भी सकते हो। तो ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया आपका। यू मे पॉज द वीडियो हियर एंड नोट इट डाउन। और ये दूसरी साइड आपका यहाँ पर सेकंड पेज पे ये कंप्लीट क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए इसको। ये एंगल ऑफ रिपोज का क्वेश्चन आ गया और यहाँ पर ये कंप्लीट बन गया, ठीक है। इसका रिलेशन भी हमने बनाया है अभी, जस्ट वेट। ये नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज, थीटा इक्वल टू अल्फा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। इसका मीनिंग क्या है कि फ्रिक्शन नेसेसरी इविल है, मीन्स कि ये अच्छी बात नहीं है लेकिन फिर भी ये हमारे लिए ज़रूरी है। मीन्स इसके कुछ लॉस हैं तो इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, ठीक है। तो क्या है देखिए, friction is a necessary evil. It means that friction has advantages as well as disadvantages as explained below. Advantages क्या हैं इसके देखिए, it is not possible to write on to होगा यहाँ पे to write on paper और blackboard without friction. My dear students, आप ग्लास के ऊपर, प्लेन ग्लास जो होता है उसके ऊपर लिखना हमारे लिए इतना इजी नहीं होता है। उसी प्रकार अगर आप अपना पेपर लेते हैं, उसके ऊपर एक ऑयल फिल्म लगा देते हैं या उसको ऑयली बना देते हैं, तो उस पर भी हम लोग बॉल पेन वगैरह से नहीं लिख सकते हैं। या कोई रैपर वगैरह होता है जैसे किसी लेज चिप्स वगैरह का, तो उस पर भी हम लोग बॉल पेन से नहीं लिख पाते हैं। इसका कारण ये होता है कि वहाँ पर फ्रिक्शन हमारा कम होता है। तो कहीं पर भी लिखने के लिए, राइटिंग करने के लिए हमारे लिए फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी होता है।
अगर फ्रिक्शन कहीं पर नहीं है तो हम लोग लिख नहीं पाएंगे, ना तो हम पेपर पर लिख पाएंगे, ना ही हम लोग ब्लैक बोर्ड या किसी अदर सरफेस पर राइटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू वॉक विदाउट फ्रिक्शन ऑन एनी सरफेस। अगर सरफेस पर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम लोग मूव नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी हार्ड आइस के ऊपर मूव करने की कोशिश करें, चलने की कोशिश करें, तो हम फिसल कर नीचे गिर जाते हैं, या कहीं पर स्लिपरी पाथ हो तो उसके ऊपर भी हमारे लिए चलना मुश्किल होता है। जैसे अगर फर्श के ऊपर पानी गिरा हो, या फर्श के ऊपर ऑयल गिरा हो, या ग्रीस गिरी हो, तो हमें उस सरफेस के ऊपर इजीली वॉक करना मुश्किल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें मूव करना है तो हमें फ्रिक्शन चाहिए। दैट मीन्स फ्रिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है, इट इज नॉट पॉसिबल टू अप्लाई ब्रेक्स टू स्टॉप द व्हीकल विदाउट फ्रिक्शन। ये सेम पॉइंट 2 और 3 एक जैसे हैं। दैट मीन्स कि अगर आपका सरफेस स्लिपरी होगा तो आप ब्रेक लगाकर भी अपने व्हीकल को स्टॉप नहीं कर सकते हो अगर उस पर फ्रिक्शन कम होगा तो। दैट मीन्स कि व्हीकल को रोकने के लिए हमें फ्रिक्शन जरूरी चाहिए। इट इज नॉट पॉसिबल टू कीप मूविंग बैलेट्स ऑन रिम्स विदाउट फ्रिक्शन। एक मूविंग मशीन से बैलेट की हेल्प से पुलीज के ऊपर बैलेट डालकर मशीन के अदर पार्ट्स को मोशन में लाया जाता है, और अगर उन बैलेट्स के और पुली के बीच का फ्रिक्शन अगर ख़त्म हो जाता है तो फिर वो बैलेट जो है वो पुलिस को मूव नहीं कर पाती है। तो दैट मीन्स फ्रिक्शन वहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि बिना फ्रिक्शन के हमारे डे टू डे लाइफ के जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अब इसका मतलब फ्रिक्शन हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन ये ईविल कैसे हुई? ईविल ऐसे होती है, देखिए कि फ्रिक्शन की वजह से हमारे लिए कुछ लॉस भी होते हैं। जैसे अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज लॉस्ट टू ओवरकम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जहाँ पर भी होगी, हमने पढ़ा कि ये हमेशा मोशन के ऑपोजिट एक्ट करती है। तो जब भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मोशन के ऑपोजिट एक्ट करेगी तो उसे ओवरकम करने में कुछ वर्क जो है वो हमारा वेस्ट होगा, जो हीट की फॉर्म में खत्म हो जाता है। दैट मीन्स सम अमाउंट ऑफ यूजफुल एनर्जी विल बी लॉस्ट। दूसरा पॉइंट कहता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से कुछ वियर एंड टियर भी, तोड़ फोड़ भी हो जाती है, टूट फूट भी हो जाती है, बैलेट्स वगैरह भी टूटती हैं। जो पार्ट्स आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे उनके बीच में वियर एंड टियर भी होगा, तो ये भी हमारे लिए नुकसानदायक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीजेज एफिशिएंसी, नेचुरली मशीन की जो एफिशिएंसी है वो भी कम होगी। और इसके बाद ये व्हीकल की मैक्सिमम स्पीड को भी रिस्ट्रिक्ट कर देता है, जिसके आप लोग उसकी स्पीड एक मैक्सिमम वैल्यू तक ही ले जा सकते हैं, लिमिट तक ही व्हीकल्स को चला सकते हो। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि कुछ पॉइंट्स में हमने देखा कि फ्रिक्शन हमारे लिए ज़रूरी है, और कुछ पॉइंट्स में हमने देखा कि फ्रिक्शन हमारे लिए नुकसानदायक है, डिसएडवांटेजेस है, लॉस करता है हमारा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक नेसेसरी इविल है। अगर फ्रिक्शन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए तो हम कुछ काम है, जैसे सरफेस पर चलना, ब्लैक बोर्ड पर लिखना, या व्हीकल्स को रोकना, वो हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और अगर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा कर दिया जाए तो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी का लॉस होगा, वियर एंड टियर भी बहुत ज़्यादा होंगे, व्हीकल की स्पीड भी मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो एक नेसेसरी इविल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव मेथड टू रिड्यूसिंग एंड इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बच्चों, में मेन पॉइंट्स बता देता हूँ आपको। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स। नंबर 1, बाय पॉलिशिंग द सरफेस। सरफेस को पॉलिश करने से उनकी इरेगुलरिटीज फिलअप हो जाती हैं, जिसके कारण सरफेसेस के बीच का जो फ्रिक्शन है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बाय लुब्रिकेशन। लुब्रिकेंट्स लाइक ऑयल, ग्रीस एटसेट्रा सरफेस के ऊपर अप्लाई करने से फ्रिक्शन खत्म हो जाता है। बाय स्ट्रीमलाइनिंग, फ्रिक्शन ऑफ एयर एक्टिंग ऑन द मूविंग व्हीकल एक्ट्स एंड रिड्यूस्ड बाय स्ट्रीमलाइनिंग देयर शेप, मेकिंग देम स्मूथ एंड शार्प फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो भी हाई स्पीड मूविंग व्हीकल होते हैं, जैसे कार हो गई, बुलेट ट्रेन हो गई, ठीक है, या अदर कोई भी व्हीकल हो गया जो कि बहुत फास्ट चलते हैं, उनकी जो फ्रंट है, आगे का जो पार्ट होता है, फ्रंट जो होता है उनका, वो स्मूथ होता है बिल्कुल, और थोड़ा शार्प बनाया जाता है, जिससे कि एयर का जो फ्रिक्शन है वो कम किया जा सके। तो इसे हम स्ट्रीमलाइनिंग मेथड कहते हैं। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ बॉल बेयरिंग।
हमें पता है कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो जहाँ पे हमें फ्रिक्शन बहुत कम चाहिए होता है वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अपने स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि इंजन से टायर तक जो रॉड लगी होती है वो डायरेक्टली टायर से कनेक्टेड नहीं होती, व्हील से कनेक्ट नहीं होती, उनके बीच में बेयरिंग लगाए जाते हैं, छोटे छोटे बॉल्स लगाए जाते हैं आयरन के, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका फिक्स सेंट्रल व्हील है, ठीक है, और ये आपका ये सेंट्रल एक्सेल है, मीन्स व्हील का सेंटर पार्ट है, और ये जो बाहर हमने लाइन लगाई है ये आपका व्हील का इनर पार्ट है। तो इन दोनों के बीच में छोटी छोटी आयरन बॉल्स डाली जाती हैं, मेटल की बॉल्स डाली जाती हैं, जो कि एक्सेल के घूमने पर घूमती हैं और एक्सेल की रोटेशन को व्हील तक पहुंचाती हैं। लेकिन ये सारी सर्कुलर मोशन में है तो इसके कारण फ्रिक्शन कम रहता है और मोशन ज़्यादा ट्रांसफ़र हो पाती है। तो इन छोटी छोटी बॉल्स को हम लोग बेयरिंग कहते हैं। इस तरह की बेयरिंग आप बहुत जगह देख सकते हो, हमारी फ़ैन वगैरह में भी यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से फ्रिक्शन को हम लोग कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय फॉलोइंग मेथड। कई बार हमें फ्रिक्शन इंक्रीज करना होता है, तो कैसे इंक्रीज किया जाता है? पहला मेथड है इसको इंक्रीज करने के लिए बाय स्प्रेडिंग सैंड ऑन द प्लेन सरफेस और ऑन स्नोई सरफेसेस। अगर कहीं स्नोई सरफेस है या प्लेन सरफेस है तो उस पर सैंड स्प्रेड कर दी जाती है। सैंड के स्प्रेड करने से, उसके ऊपर सैंड डालने से फ्रिक्शन बढ़ जाता है। और फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड्स कैन बी इंक्रीज बाय ट्रीडिंग ऑफ द टायर्स। अगर आपने व्हीकल के टायर्स देखे होंगे तो वो प्लेन नहीं होते हैं, उनके बीच में ट्रीडिंग की जाती है, लाइंस बनाई जाती हैं, टायर बाहर से काटा जाता है टायर को बीच बीच में से, ठीक है, डीप कट बनाए जाते हैं उसमें, तो वो भी फ्रिक्शन को इंक्रीज करने का एक मेथड है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आप ये अच्छे से पढ़ें और इसको नोट भी करें और समझने की कोशिश भी करें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।